So hello dear students, welcome back to the session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए सीधे ही क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। और क्लास में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस टॉपिक से हैं, पिछले टॉपिक से जो हमने काफी टाइम पहले पढ़े थे। ठीक है, तो उनको ही हम एक बार रिवाइज के तौर पर कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में दो वैद्युत आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलॉम का लॉ और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कूलॉम बल और गुरुत्वाकर्षण बल के जो हमने वैल्यूज हैं उनका रेशियो निकाल के देखा था। ठीक है, आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आई। यहां पर हमारे पास एक एडिशनल क्वेश्चन है, इसमें इससे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में पारस्परिक आकर्षण के वैद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण आकलित कीजिए। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के चलिए, इनके बीच की दूरी हमें दी हुई है क्वेश्चन में, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। दिया है इनके बीच की दूरी r = 1 एंगस्ट्रॉम, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे बात की जा रही है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, और जानते हैं आप जब अपोजिट चार्जेस होते हैं तो उनमें आकर्षण का बल लगता है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ भी है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया। ठीक है, इनके बीच क्या है भाई? परस्पर आकर्षण का बल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इनके बीच की जो दूरी r है वो भी हमें प्रोवाइडेड है। ये क्या है? प्रोटॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। जब ये एक दूसरे की तरफ खींचेंगे तो कुछ ना कुछ बल लगेगा यहाँ पर, है ना, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वो हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, है ना, यानी कि स्थिर वैद्युत बल, क्योंकि ये आवेश है और क्योंकि इनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा भाई, इसका कुछ द्रव्यमान होगा और इसका कुछ द्रव्यमान होगा। तो यहाँ पर हमको कुछ त्वरण भी देखने को मिलेगा दोनों का, है ना, दोनों एक्सेलरेट हो जाएंगे, दोनों में कुछ ना कुछ त्वरण देखने को मिलेगा जब एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। तो ये त्वरण हमसे पूछा जा रहा है भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का त्वरण आकलित हमको करना है। समझ में आ गई बात? चलिए तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले 1 एंगस्ट्रॉम कितना हो गया भाई? 10⁻⁻10 मीटर, इसे याद रख लेना है। इसके साथ ही प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें याद रहना चाहिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, -27 किलोग्राम।
और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। साफ साफ हम देख सकते हैं कि प्रोटॉन ज्यादा भारी है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हल्का है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से कौन भारी है कौन हल्का है? प्रोटॉन भारी है और इलेक्ट्रॉन हल्का है। इसीलिए प्रोटॉन जो है मजबूती से बंधा रहता है न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ जो है चक्कर लगाता रहता है परमाणु के अंदर। ठीक, अब आगे की बातें हम लोग इस प्रकार से करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच परस्पर आकर्षण बल। देखो द्रव्यमान से हमको क्या लेना देना? द्रव्यमान से हमको कुछ लेना देना है नहीं, हमको लेना देना है इनके चार्ज से। तो आवेश, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इतना ही आवेश होता है प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर अंतर किस चीज का होता है? अंतर होता है प्रकृति का, है ना। ऋण आवेश जो है इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है ना। तो बस इस बात का अंतर होता है, बाकी चीजें जो है सारी सेम रहती है, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया होगा। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू रखते हैं अपनी बात को। 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब मैं निकाल सकता हूं इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच लगता हुआ बल, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच लगता हुआ स्थिर वैद्युत बल। इलेक्ट्रॉन तथा कूलाम के नियम से कैसे निकालते हैं हम? दो आवेशों के बीच लगता हुआ स्थिर वैद्युत बल कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से हमें क्या जानकारी मिलती है? कूलाम के नियम से हमें जानकारी मिलती है Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 मतलब पहला आवेश दूसरा आवेश और बटे उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं इस क्वेश्चन को। सॉरी, इसके बाद वैल्यूज पुट अप करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही आवेश होने के कारण मैं इसको इसका स्क्वायर लिख देता हूँ अपॉन 10⁻⁻10। R है इनके बीच की दूरी और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। Fe इज इक्वल टू 9 इंटू 1.6 इंटू 1. देखिए एक एक स्टेप का कैलकुलेशन मैं आपके सामने कर रहा हूँ, क्योंकि ये कैलकुलेशन आप में से काफी बच्चों को जो है टफ लगता है ना। यहाँ पर सबके सब हाथ खड़े कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक एक स्टेप करके सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा काम बनता जाएगा, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात इसमें नहीं। ठीक है, तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 23.4 Fe इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 23.04 इंटू 10 की पावर। देखो भाई 10 की पावर ऊपर हो जाएगा प्लस का 9 माइनस का 38, प्लस का 9 और माइनस का 38 माइनस हो जाएगा और माइनस का 29 आ जाएगा। अपॉन में क्या रहेगा? माइनस का 20। ये माइनस का 20 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस का 20 ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर माइनस 20 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो -29 प्लस 20 कितना हो जाएगा? -9 न्यूटन। या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू 2.304 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन। ये तो बल आया है भाई, इन दोनों के बीच में इतना बल काम कर रहा है आकर्षण का। अट्रैक्शन फोर्स होगा, है ना। इस बात को समझने में किसी को कोई समस्या तो नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जानते हैं हम दोनों विपरीत आवेश हैं, विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण का बल ही तो काम करता है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आकर्षण का बल होगा, आकर्षण का बल होगा। क्वेश्चन में हमें ये बात लिख के दी हुई भी
नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा हुआ क्या था, हमसे पूछा हुआ था कि आप बताइए जो ये फोर्स है, जो ये फोर्स है इसके कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण का आकलन करना है। तो इलेक्ट्रॉन में त्वरण पहले देखते हैं, इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से त्वरित होगा, क्या उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉन का त्वरण, त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखो F बराबर होता है ma, तो त्वरण बराबर हो जाएगा A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। यानी कि इलेक्ट्रॉन के केस में क्या हो जाएगा भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बस इतनी सी कहानी है और इसको हमको सॉल्व करके आगे बढ़ानी है। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स कितना है भाई, 2.304 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10 की पावर -31। इसे जब मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलता है 2.304 डिवाइडेड बाई 9.11 इज इक्वल टू 0.253, ठीक है, अराउंड अराउंड इतना आ रहा है, इंटू 10 की पावर ये -8 और +31 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट यही होती है, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2.5, इसे मैं स्टैंडर्ड वैल्यू में लिख सकता हूँ 2.5 इंटू 10 की पावर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी एक्चुअल सार्थक अंकों में इसका मान हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही मुझे लिखना है किसके लिए भाई, प्रोटॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण हमने निकाला, ऐसे ही हम प्रोटॉन का त्वरण भी निकालते हैं, लिखेंगे तो प्रोटॉन का त्वरण निकालना है हमें। A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, मास ऑफ प्रोटॉन ले लेंगे, वैल्यू पुट अप करते हैं 2.304 इंटू 10 की पावर 2.304 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन आया था बल, और प्रोटॉन का द्रव्यमान मैंने यहाँ पे बताया है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। जब इसे डिवाइड करते हैं वैल्यू को तो हमारे पास 2.304 डिवाइडेड बाई 1.67 भी निकल के आता है 1.38 के आसपास, इंटू 10 की पावर जब देखें तो -27 ऊपर जाके +27 हो जाएगा और 19 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही हमारी सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक में 1.4 भी कह सकते हैं इसे पर सेकंड स्क्वायर आंसर। तो हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण निकाल लिया। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को हम एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखेंगे तो प्रोटॉन में जो उत्पन्न त्वरण होगा, प्रोटॉन जिस स्पीड से, जिस त्वरण से इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचा जाएगा वो होगा 1.4 इंटू 10 की पावर 19 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये रहेगा 2.5 इंटू 10 की पावर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन के लिए है एंड ये प्रोटॉन के लिए। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर ले, फिर हम नई चीज को देखते हैं। तो आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और प्रकार का क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, यहाँ से पूछा जाता है, वो काफी इंटरेस्टिंग भी है। एक समबाहु त्रिभुज आपको दिया रहेगा। कैसा त्रिभुज भाई, समबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा एक समबाहु त्रिभुज जिनके शीर्षों पर, ये इनका शीर्ष है A, ये इसका शीर्ष है B
और ये इसका शीर्ष है। इसके शीर्षों पर हमने आवेश रखे हैं Q1, Q2 और Q3, और हमें ये गिवन है कि Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3 जो है ये Q आवेश के बराबर है। ठीक है, इसमें Q1, Q2, Q3 जो है Q आवेश के बराबर है। इसके बाद हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूं आप लोगों के सामने। 3 आवेश Q1, Q2, Q3 पर विचार कीजिए जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है तथा L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो L के बराबर है। भुजा कितनी है इसकी भाई? L है। ठीक है, त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित आवेश Q पर कितना परिणामी बल लग रहा है? यहां होता है त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का केंद्रक। इस पर हमने कोई आवेश Q रखा हुआ है, इस पर कितना बल लग रहा है, हमसे क्वेश्चन जो है ये किया जा रहा है। तो इस Q बिंदु पर हमने कोई आवेश रखा है। ये आवेश जो है सजातीय आवेश है, मतलब जो आवेश Q1 का है वही आवेश कैपिटल Q का भी है, वही प्रकृति। ठीक है, मतलब इनके बीच में हमको प्रतिकर्षण होता हुआ दिखेगा, रिपल्शन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इस पर हमें परिणामी बल जो है ये फाइंड आउट करना है। केंद्रक को हम O नाम दे देते हैं, सेंट्रोइड को O बिंदु है। O पर उपस्थित आवेश Q पर लगने वाला परिणामी बल। जरा कैपिटल Q को देखें, ये कैपिटल Q है। इस आवेश और इसके बीच में भी कुछ बल लगेगा, इस आवेश और इस आवेश के बीच में भी कुछ बल लगेगा, इस आवेश, तीनों आवेशों के कारण इस पर जो लगने वाला बल होगा उन तीनों बलों का एक परिणामी बल होगा। ठीक है, वेक्टर में हम देखते हैं बल क्या है, एक सदिश राशि है, तो 3 अगर सदिश है तो उनका एक परिणामी होगा, उस परिणामी के हिसाब से इस कैपिटल Q पर जो है कोई फोर्स काम करेगा, तो वो हमको परिणामी बल का मान फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो परिणामी बल की जानकारी हमको इसमें प्राप्त करनी है। चलिए, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में ये काम करते हैं। इस क्वेश्चन में हम एक AD परपेंडिकुलर खींचते हैं। ठीक है, आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज के केस में ये जो AD है ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, BD और DC जो है वो बराबर रहते हैं, तो BD इज इक्वल टू L/2 और DC इज इक्वल टू भी L/2 रहता है। ठीक, अब यहां से हमको क्वेश्चन जो है AD की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, AD की दूरी अगर हम फाइंड आउट करें, कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए? क्या ये एक समकोण त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज में आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू, मैं बता सकता हूँ, AD इज इक्वल टू निकल के आएगा हमारा AC cos थीटा, है ना, AC cos थीटा। और समबाहु त्रिभुज है, मतलब थीटा कितना, एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। यहाँ से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ AD इज इक्वल टू AC कितना होता है भाई L, और cos 60 की वैल्यू क्या होगी, वही जो sin 30 की होगी, मतलब 1/2। AD इज इक्वल टू L/2 आ गया हमारा। AO इज इक्वल टू अगर बात करें तो AO हमारा कितना आएगा, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के केस में AO इज इक्वल टू 2/3 होता है AD का। AO जो है AD का 2/3 होता है। यहाँ से हमको
AO की वैल्यू मिल जाएगी 2/3 इंटू L/2 मतलब L/3। और AO कह लीजिए चाहे BO कह लीजिए, चाहे आप CO कह लीजिए, AO कह लीजिए, चाहे BO कह लीजिए, चाहे CO कह लीजिए, तीनों लंबाइयां जो है वो बराबर होती है। AO बराबर BO बराबर CO यहां पर होता है L/3। इतना काम करने के बाद आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और यहां से अब तक हमको जो बात समझ में आई वो ये आई कि Q1 भी Q के बराबर है, Q2 भी Q के बराबर है और Q3 भी Q के बराबर है। ये AO, BO और CO डिस्टेंस हमने निकाल ली, कितनी आई L/3, और ये जो पूरी AD दूरी है ये आई थी हमारी L/2। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले Q1 व या फिर लिख लीजिए Q1 आवेश के कारण कैपिटल Q पर विद्युत बल। F इज इक्वल टू हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। R मतलब उनके बीच की दूरी है AO। Q1 और कैपिटल Q के बीच की दूरी जो है वो है AO। ठीक है, तो AO का स्क्वायर हो जाएगा, ये निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन AO क्या है भाई, इनके बीच की दूरी है L/3 है ना, तो L स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर है ना, L स्क्वायर बाई 3 का होल स्क्वायर, L स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर। वो 3 जो है यहां से ऊपर चला जाएगा और यहाँ F के साथ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस भी ऐसा ही होगा कुछ। हम Q2 के कारण भी निकाल सकते हैं। इसको FA नाम दे दीजिए। इसी तरीके से FB Q2 आवेश के कारण कैपिटल Q पर बल, FB हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अब की बार इस और इस आवेश की बात हो रही है तो बीच की दूरी जो होगी वो BO आएगी, है ना। तो FB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मतलब QQ अपॉन R स्क्वायर, इनके बीच की दूरी L स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। और इसी तरीके से FC भी आ जाएगा हमारे पास, इसी तरीके से FC भी आ जाएगा, क्योंकि बीच की दूरियां जो है हम जान रहे हैं ना सबकी बराबर है 1 2 3। बट इसमें आपको एक चीज और ध्यान देनी है, अगर दिशा की बात करें, अब FA यहाँ पर कैपिटल, यहाँ पर धनावेश और यहाँ पर कैपिटल Q है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको डायरेक्शन की बात करनी है FA, FB और FC की, तभी तो हम परिणामी दिशा की बात कर पाएंगे। तो देखो भाई FA जो है यहाँ पर जो आवेश रखा है वो धनावेश है, यहाँ पर भी जो आवेश रखा है धनावेश, दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, मतलब ये दूर जाएगा, मतलब ये जो आवेश होगा ये कहाँ जाएगा, ये दूर की तरफ जाएगा। किससे, ये दूर की तरफ जाएगा, किससे, ऊपर वाले आवेश से। तो यहाँ पर मैं ये डायरेक्शन लगा सकता हूँ FA के लिए। इसी तरीके से FB को देखिए आप, FB में क्या होगा, FB और दोनों ये भी सेम आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी जो है दूर की तरफ जाएगा रिजल्ट, और इस केस में FC वाले पर जो प्लस Q3 आवेश रखा है उसके कारण भी ये Q को दूर की तरफ धकेलेगा। तो ये FA हो गया, ये FB हो गया और ये FC हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब दिशा में इसमें लिख सकता हूँ, दिशा में इसमें लिख सकता हूँ, इसकी दिशा क्या है मैंने आपको डायग्राम में दिखा रखी है, इसकी दिशा क्या है डायग्राम में दिखा रखी है, इसकी दिशा क्या है डायग्राम में दिखा रखी है। ठीक है, सबसे पहले AO की जो दिशा है, FA की जो दिशा है वो है AO के अनुदिश, और
BO के अनुदिश, BO के डायरेक्शन एंड देन CO के अनुदिश, ठीक है। तो डायरेक्शन हम लिख सकते हैं। अब हमको चाहिए परिणामी बल, हमको क्या चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल। तो परिणामी बल के लिए हम क्या करेंगे, परिणामी बल के लिए हम वेक्टर्स इसमें लगाएंगे, वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। और वेक्टर्स वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, परिणामी निकालते हैं। तो 3 बल इसमें काम कर रहे हैं, किस किस दिशा में काम कर रहे हैं हमें पता लग गया। अब हमको क्या करना है, इन तीनों बलों का परिणामी निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो 3 बलों का परिणामी निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता था, पहले 2 का निकाल लो और फिर 1 का निकाल लो, है ना। तो FA, FB व FC का परिणामी का रिजल्टेंट, देखो भाई FC और FB का जो परिणामी होगा वो तो ठीक बीच से होता हुआ जाएगा, ये ठीक है, ये होगा FC और FB का परिणामी, इसको मैं FD बोल लेता हूं, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे क्योंकि FB व FC का परिणामी FD है। अब 2 बल बचे हमारे पास, FC और FB हट के, एक FD बच गया और एक सबसे पहले FA बच गया। और FD और FA परस्पर विपरीत दिशा में, कैसी डायरेक्शन है भाई, विपरीत दिशा में, मतलब जो इनके बीच में कोण है वो कितना है भाई, 180 डिग्री का। इसीलिए जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा √FA स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर प्लस 2FA FD cos 180, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है। जैसे ही आप इसमें -1 वैल्यू रखेंगे, A स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं FA माइनस FD। जो भी बल बड़ा होगा FA और FD में से, उसका अंतर जो होगा वो हमारा टोटल बल आ जाएगा, ठीक है। बट हम देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों बल जो हैं बराबर हैं, यदि FA और FB जो है बराबर है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो 0 हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हम समझ सकते हैं। इस केस में जो हमारा नेट फोर्स होगा, बीच जो सेंट्रॉइड पर, केंद्रक पर रखा हुआ जो आवेश Q है, उस पर नेट लगता हुआ बल 0 बल होगा, यानी कि वो वहीं पर रहेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको जो बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान दिया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूं घर से इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके आप जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।